नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। और आज का महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो आपको बता दें, दरअसल लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकारों ने कई तरह के ढील दी है, जिसमें बाजारों में दुकानें खोलना भी शामिल है। लेकिन कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच क्या मार्केट की ये भीड़ मुसीबत को और नहीं बढ़ा देगी? ये सवाल इसलिए कि जरा सी छूट मिलते ही बाजारों में भारी भीड़ दिखाई पड़ने लगेगी। देश भर में पिछले 2 दिनों में ही 10,000 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मार्केट में भीड़ से मुसीबत बढ़ेगी नहीं? हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी भी होंगे। सुनील हमारे अहीर कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ होंगे आपसे थोड़ी देर में। जफर इस्लाम बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं। संजीव झा आपसे हमारे साथ हैं। विवेक गुप्ता मुंबई से, प्रियंका कांडपाल हमारे सहयोगी करोल बाग दिल्ली से मौजूद होंगी और कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ बीच बीच में जुड़ते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा स्थिति को समझने के लिए प्रियंका का रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रियंका देखिए, जो ये छूट मिल रही है निश्चित तौर पर भारी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। हालात क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं पहले आपको तस्वीरें करोल बाग मार्केट की दिखा रही हूँ। ये आप देखिए किस तरीके से मार्केट्स को कहा गया है ऑड इवन तरीके से खोला जाएगा। तो आज क्योंकि ऑड तारीख है, इसलिए ऑड दुकानें आज खुलेंगी 15, 17, 19 नंबर। जैसे एक दुकान यहाँ पर खुली भी हुई है, दुकान के ठीक सामने एक पानी का बर्तन है, साबुन स्टाफ के लिए रखा गया। ये एक तस्वीर है। अब आपको दूसरी तस्वीर में दिखाती हूँ। ये आप देखिए करोल बाग मार्केट जो अभी खुली भी नहीं है, वहां किस कदर भीड़ नजर आ रही है। तमाम स्टाफ जो है वो पहले पहुंच गया है। पूरी जगह आपको मार्केट में भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, जहां पर स्टाफ जो है वो पहले आ चुका है। जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लेकिन भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं अब बेहद खतरनाक लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज से रियायतें दी गई हैं, और खासतौर पर करोल बाग मार्केट जहां पर ऑड इवन नंबर लगने के बावजूद हमें मालूम है कि बहुत भीड़ यहाँ पर रहती है, क्योंकि भेद सेंट्रल दिल्ली की मार्केट है, लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। तो उसकी एक तस्वीर अभी मार्केट खुलने से पहले ही सुबह नजर आ रही है, जहां पर रश जो है मार्केट में देखा जा रहा है। हालांकि मार्केट एसोसिएशन लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि ऑड इवन सोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन आज दुकानों को ऑड इवन के हिसाब से ही यहां करोल बाग में खोला जा रहा है। ठीक है। और जिस तरीके आ रही हैं, दरअसल संजीव झा अगर हमारे साथ होते तो उनसे ये सवाल मेरा होता, लेकिन जफर इस्लाम जी, लॉकडाउन 4 में कई छूट देने की बात हुई, राज्यों को निर्देश दे दिए गए कि अपने हिसाब से वो तय करें कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ सवाल ये बहुत बड़ा है कि अगर छूट मिलेंगे तो ऐसे लोग बढ़ेंगे, और आपको नहीं लगता क्या कि इससे मुसीबत भी आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ सकती है? क्योंकि पिछले 2 अगर दिनों में देखें तो 10,000 के करीब मामले बढ़े हैं। देखिए, बिल्कुल हो सकता है। अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा है कि कोरोना एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिस तरह से मार्केट में भीड़ है, मार्केट में इस तरह की भीड़ नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। नहीं तो जो अब तक कंट्रोल कर पाए हैं, जिस तरह के पॉलिसी मेजर से कंट्रोल कर पाए हैं, उसका नुकसान होगा। कल तक तो आप अलग अलग ग्रुप को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब किसको टारगेट करेंगे? इतने सारे लोग जब मार्केट पाएंगे तो किसको टारगेट करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि इस तरह से जो भीड़ जहां पर लगे उसको। संजीव झा जी, अगर आपने देखी हो, हमारी सहयोगी प्रियंका रिपोर्ट दिखा रही थी कि वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ज्यादा संख्या में भीड़ ना पहुंचे, ताकि हम कोरोना को रोक पाए। क्या प्रबंध किए गए हैं आपकी सरकार के द्वारा? लॉकडाउन 4 की जब शुरुआत हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो निकाला है, उसी के तत्वाधान में दिल्ली सरकार ने भी अपनी इकोनॉमी को थोड़े से ओपन किया है और कुछ चीजों खोलने का प्रबंध किया है। साथ साथ आपने सुना होगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी और कई चैनल के जरिए भी बताया कि हम सबको अब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। कोरोना अब हमारे जीवन का हिस्सा है। अब उसमें आपके साथ प्रबंध क्या किए गए हैं? संजीव झा जी, बहुत जल्दी से प्रबंध क्या किए गए? क्योंकि वहां पर मुझे पुलिस के अधिकारी नहीं दिख रहे, वहां पे लोग हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग अगर लोग नहीं फॉलो कर रहे, तो बहुत जरूरी है कि लोग समझें, लेकिन अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो सरकारों ने प्रबंध क्या किया है? आपकी सरकार ने क्या प्रबंध किया? मेरा सवाल ये है। देखिए, इसमें आप अगर हमने जितने भी दुकानें हैं सबको ये कहा गया है कि ऑड और इवन में आप लोग खोलेंगे।
साथ में मार्केट इंस्टीट्यूट से बात करके ये कोशिश की गई है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराया जाए। पुलिस को कहा गया है कि इसकी मॉनिटरिंग किया जाए। आपने जो विजुअल दिखाया, विजुअल मैंने भी देखा, वहां बहुत भीड़ तो नहीं दिख रही है, लेकिन जो लोग दुकान खोलने आ रहे हैं उनकी लाइन है। हो सकता है कि दुकान खुलने के बाद भीड़ बढ़े तो पुलिस बल को तैनात किया जाएगा ताकि इस तमाम चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन किया जाए। पुलिस को बाद में तैनात किया जाएगा जब स्थिति हम देखेंगे, यानी ठीक है। क्योंकि सुबह की आपकी विजुअल्स थी, उस विजुअल्स में दुकान चूंकि खुली नहीं है, पुलिस के लोगों को ये डायरेक्शंस दिया गया है। संजीव जहां मैं आऊंगी आपके पास, इस बीच मुंबई की जरा तस्वीर देख लेते हैं। मुंबई में कोरोना का खतरा जो है वो सबसे ज्यादा है। वहां की झुग्गी बस्ती धारावी में पहले ही बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं, लेकिन आज वहां से जो तस्वीरें आई हैं उससे ऐसा लग रहा है मानो कोरोना का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है। वहां सड़कों पर सामान बेचने वालों का पूरा बाजार लगा हुआ है और लोग कोरोना के खतरे की परवाह किए बगैर खरीदारी करने में लगे हुए हैं। लॉकडाउन 4 में नई नियमावली जारी की गई। सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे अहम रखा गया और सबसे अहम बात कि रेड जोन में खास तौर पे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन जो होंगे उन पर जो है कोई भी पाबंदी नहीं हटाई गई है। लेकिन इससे ठीक उलट धारावी की तस्वीर कुछ अलग ही आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर देखें, आपको सड़कों पे भीड़ दिखाई पड़ेगी जो कि इस वक्त मार्केट में उतरी है। सड़कों के बाहर अगर आप देखें तो आपको बैग बेचने वाले मिलेंगे, जूते चप्पल बेचने वाले मिलेंगे, कपड़े बेचने वाले मिलेंगे। ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद, एक जिस तरह से सामान्य दिनों में लोग फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाते थे उसी तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। सब्जियों से लेके फल से लेके हर एक चीज इस कंटेनमेंट जोन में आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। सुनील अहीर जी, तस्वीरें अगर आपने देखी हो तो मुंबई जहां पर सबसे ज्यादा सिचुएशन को सही करने की जरूरत है, वहां पर जरा देखिए किस तरीके से वहां पर लोग बेधड़क घूम रहे हैं जैसे देश में कोरोना है ही नहीं, कोरोना का प्रकोप हो ही नहीं। आवाज गई? आ रही आवाज सुनील अहीर? हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही है? अभी आवाज आ रही हो तो मैं सवाल अपना दोहरा दूं। हाँ 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 आवाज आ गया, अभी आई। ठीक है, मेरा सवाल आपने सुन लिया, मैं दोहराऊं? हाँ, ऐसा है मुंबई की जो सिचुएशन है वो सबसे क्रिटिकल है। आवाज वहाँ डबल आ रहा है, जरा वहाँ ऑडियो बंद करेंगे वहाँ स्टूडियो में। ठीक है, टीवी बंद करिए, स्टूडियो का आवाज आ रहा है डबल। चलिए मैं फिर से आऊंगी आपके पास। अभी शायद जो भी आप चाह रहे टेक्निकल इश्यूज हैं उनको क्लियर कराती हूँ, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर जो है, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 55 पुलिसकर्मी में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 5 अधिकारी और 50 पुलिस वाले शामिल हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1328 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि अब तक 12 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। विवेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इन पुलिस वालों की जो मौत हो रही है उनको सुरक्षा जो उपकरण देने की जरूरत है वो नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अर्पिता, आपने देखी जो पुलिस वालों को आंकड़े वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 55 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव टेस्टेड हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में। अब ये आंकड़ा पहुंचकर 1328 पहुंच चुका है और जिस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद ही राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद भी मांगी थी कि जिस तरह से मामले महाराष्ट्र पुलिस पर आ रहे हैं, दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कोरोना पॉजिटिव के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अर्धसैनिक बल यानी कि CISF और CRPF की 5 कंपनी आज वो मुंबई आ चुके हैं। मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में वहां पर उनकी तैनाती भी होगी। ठीक है, अगर सुनील अहीर जी आप तक आवाज पहुंच रही हो तो मेरा 2 सवाल आपसे था, मैं आऊं आपके पास। उससे पहले जरा स्थिति जो विवेक बता रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। 12 पुलिस वालों की मौत हुई है और हमारे साथ अभी जफर इस्लाम जी हैं। जफर इस्लाम जी, जब कांग्रेस से इस बारे में मैंने सवाल पूछा था, उनका ये कहना है कि जो पर्याप्त संसाधन है वो नहीं मिल रहे हैं केंद्र की तरफ से। पुलिस वालों को PPE किट हो या और मास्क बांटने की बात हो, वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं वहां। देखिए, ये सरासर गलत बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर तरह के असिस्टेंस दे रही है। आपने सुना कभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को ऐसे कहते हुए? वो सिर्फ राजनीति करना जान रहे हैं। आज वो राजनीति कर रहे हैं। उनको चिंता कम है प्रदेश की जनता की,
पुलिस कर्मियों की, वहाँ के श्रमिकों की, उनको सिर्फ आज भी राजनीति दिख रही है। मुझे लगता है कि सेंटर हर तरह के असिस्टेंस दे रही है, उनको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाने की जरूरत है। जो जैसा आपने सही पूछा सवाल आपके स्पोक्स पर्सन से, उसी तरह से आपको महाराष्ट्र के जो सरकार है और कांग्रेस की सरकार, उनसे पूछना चाहिए कि वहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी वो क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इधर उधर की बातें करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और खास के श्रमिकों को गुमराह कर रहे हैं, जिनके लिए हर तरह के संसाधन सवाल, उसका जवाब आप दे लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से सारी चीजें दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए हो रही है। अगर ऐसा होता तो ये सरकारें पीपीई किट रखकर क्या कर लेंगी? क्या अगर ऐसा हो कि उन्होंने अभी तक आपसे मांग ही नहीं की हो, और अगर मांग की और आप कह रहे हैं उनके पास है, तो वो रख के घर पे क्या कर लेंगे? नहीं, ये सवाल तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट से करना चाहिए, लेकिन हकीकत तो यह है कि सेंटर के साथ पूरा असिस्टेंस सेंटर दे रही है, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए, चाहे वो पुलिस कर्मियों के लिए। आप ये कह रहे हैं केंद्र की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन जरा गुजरात की स्थिति देख लेते हैं। गुजरात के कक्ष में दुकानें खुली हैं और हैरान कर देने वाली तस्वीरें वहां से आई हैं। वहां एक पान की दुकान के बाहर सुबह 8 बजे से लोगों की ऐसी ही लंबी लाइन लग रही है और कई घंटे यहां गुजर जाने के बाद भी लोगों की लाइन खत्म नहीं हो रही है। लोग पान की दुकान के बाहर काफी नजदीक खड़े दिखाई देंगे आपको, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं दिखेगी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख जाएंगे जिनके शायद मुंह पे आप देख रहे हैं मास्क भी नहीं है, या मास्क है तो वो नीचे कर लिया उन्होंने। तो खतरे से कैसे निपटेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, हम यहाँ की तस्वीरें तो देख रहे हैं, आप मुंबई की तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर भी लोग इसी तरीके से दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। विवेक, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जफर इस्लाम जी, ये तस्वीरें अगर आप देख रहे हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है वहां पर। कैसे लड़ पाएंगे हम, कैसे कामयाब होगा ये लॉकडाउन 4? देखिए, सारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, यहाँ तो आपका हमसे जो आप अभी दिखा रही है पिक्चर, जो उसमें साफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कहाँ लोग आपने डिस्टेंस देखी, पे खड़े हैं। आपने देखी वो तस्वीरें ध्यान से? सोशल डिस्टेंसिंग है वहां पर। देखिए, अभी जो सामने तस्वीरें मेरे आपके तस्वीरें अभी आ रही हैं जो हमारे मोबाइल फोन पे, उससे मैं देख सकता हूं कि जो बिल्कुल उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है। लेकिन अगर नहीं है तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं पहली बार नहीं कह रहा, अभी दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट, जो भी स्टेट, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ये स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट को दी है, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मेंटेन करे। अगर कहीं कमी रही है तो ये स्टेट को ही करना चाहिए, वहां के पुलिस के बल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से करोल बाग को दिखा रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में आप दिखा रहे हैं, वो तो बिल्कुल सरासर ये है कि वहां के स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं निभाई। ठीक है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जो मास्क पहने लेकिन उसको मास्क को नीचे कर लिया है। ये खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग कई जगहों पर जो 2 फीट की दूरी बताई जा रही है वो तो दिख ही नहीं रही है। कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग है ये? जफर इस्लाम, आऊंगी मैं आपके पास। लॉकडाउन 4 के लागू होने के बाद प्रयागराज में भी बाजार खुले हैं, लेकिन वहां के हालात देखकर भी ऐसा लग रहा है कि मानो लोगों को मन से कोरोना का खौफ ही खत्म उनके हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील के बाद भी वहां दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ी है। और इस बीच मराठी लोगों से प्रवासी मजदूरों की जगह आगे आकर काम करने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के लिए कम समय में मराठी मजदूर तैयार करना आसान नहीं है। सालों की मेहनत के बाद यूपी के मजदूरों ने महाराष्ट्र के उद्योगों में अपनी जगह बनाई है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र छोड़कर जाने को मराठियों के लिए एक अवसर बताया था और आगे आकर महाराष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की थी।
मजदूर जिस इंडस्ट्री में काम करता है उस इंडस्ट्री की पूरी डेप्थ उसको नॉलेज होती है, सारी मशीनों को ऑपरेट करना जानता है, वो चलाना जानता है, मशीन कैसे ऑपरेट होती है वो जानता है। हो सकता है उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती, लेकिन उसके पास हुनर होता है, अपने हुनर के दम पे काम करता है और सालों साल उस इंडस्ट्री में काम करने के बाद उसका हुनर निखर के आता है। तो एक मजदूर को इतना इफेक्टिव मजदूर बनने में सालों लगते हैं, इतना आसान नहीं है। अगर ये पहले चेत गए होते तो जो 96% उत्तर भारतीय मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे वो वहाँ से नहीं जाते। आपने देखा होगा कि 3-3 हज़ार रुपये लेकर के ट्रकों के द्वारा पुलिस के संरक्षण में उनको वहाँ से भेजा गया। वहाँ की सरकार ने आरोप ये भी लगे कि जो है रेलवे के पैसे नहीं दिए। केंद्र सरकार ने करोड़ों मीट्रिक टन जो है खाद्यान्न बांटा। वो खाद्यान्न कहाँ गया? अगर मजदूरों को खाद्यान्न मिल गया होता तो वो वहाँ से छोड़ के नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि एक मजदूरों की समस्या महाराष्ट्र को बहुत कस के आने वाली है, क्योंकि अगर वहाँ की इतनी इंडस्ट्रीज़ में मराठी लोग पहले से काम कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश को रोजगार नहीं मिलता। सफर इस्लाम जी, आपने सुना जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि जो मराठी मजदूर हैं उनको मौका है कि वो अपनी पैठ बना ले, वो वहाँ काम करना शुरू कर दे। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल सियासी बयान है, पॉलिटिक्स है। उनको भी अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर जो मजदूर हैं वो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं या बिहार से आए हुए हैं या झारखंड से आए हुए हैं या वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं और उनको इस प्रदेश में उनकी जरूरत है। ऐसे में उनके पीछे इस तरह की बात कहना, भाई जो सन ऑफ द सॉइल है उनको आप दीजिए जॉब। किसी ने इसके बारे में नहीं कहा है। आप लोकल्स को बिल्कुल जॉब दे सकते हैं और उनको अगर वो उनकी सलाहियत है और उनके पास वो कैपेबिलिटीज है तो आप जरूर दीजिए, कोई से ये नहीं। लेकिन इसका इस तरह से अनाउंसमेंट करना, इस तरह से पॉलिटिक्स करना वो मेरे ख्याल से गलत है। और ये खासकर जो माइग्रेंट लेबर्स है उनको, उनके प्रति जो कहीं ना कहीं उन्होंने एक गलत तरीके से उनको ट्रीट करने का एक जो है इनिशिएटिव है उद्धव ठाकरे जी का। संजीव झा जी, देखिए मुझे ये लगता है कि इस तरह का बयान जो है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुझे लगता है कि वही यूपी और बिहार के लोग जाकर के वहाँ मजदूर जो महाराष्ट्र की विकास की प्रक्रिया उसमें बहुत मजबूती से शामिल रहे हैं, तो वो तमाम लोग जो जाकर के विकास का हिस्सा बनते हैं, जो विकास को आगे बढ़ाने में काम करते हैं, उसके साथ इस तरह का बर्ताव, इस तरह का रवैया या इस तरह का बयान ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे देश में जो मजदूर हैं वो अपने खून पसीने से इस देश की निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को अदा करते हैं, तो कम से कम उनके दायित्व को और उनके रोल को हम सबको सराहना चाहिए। सुनील अहीर जी, यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि राजनीतिक भरा ये बयान था। अगर ऐसा करना था तो उसको ऐलान करने की क्या जरूरत थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है और हमेशा एक पॉलिसी रही है कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन किया जाए। उसी के तहत मुंबई जो है ये मुंबई के बाहर के लोगों ने बनाई। आपने देखा है कि बॉम्बे ये सपनों की नगरी है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे हिंदुस्तान से लोग 60 साल पहले, 70 साल पहले आए और वो आज टॉप पे मुंबई में है। उनका जो है बड़ा रेस्पेक्ट बॉम्बे ने किया और बॉम्बे के जो लोग हैं वो हमेशा ही इस चीज को सेंसिटिविटी के साथ लेते हैं। 10 सेकंड, फिर मुझे विवेक के पास जाना है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये भाषण जो कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे हैं उनको जरा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को बताना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो सलाह दे रहे हैं, ये देश एक है, ये अलग अलग प्रदेश है लेकिन देश एक है। देश के मजदूरों को पूरी इजाजत है कॉन्स्टिट्यूशन के। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, विवेक का रुख कर लेती हूँ मुंबई की स्थिति को जानने के लिए। विवेक, आप मुंबई में मौजूद हैं, आप तक आवाज उस वक्त नहीं पहुंच रही थी। अगर आवाज पहुंच रही तो जरा स्थिति दिखाइए कि वहां पर अब जिस तरीके की छूट दी जा रही है वहां पर क्या हालात है।
अर्पिता, देखिए इस समय हम मुंबई से सटे नवी मुंबई में है। एपीएमसी मार्केट है और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है, जहां पर सब्जी मंडी और जो दाल और जो बाकी जो एसेंशियल चीज़ें होती है वो यहाँ पर मौजूद है। आज पहला दिन है, ये मार्केट खुला हुआ है लेकिन भीड़ कम है। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने बाकायदा उन्हें आदेश दिए गए कि किस तरीके से लोगों की एंट्री होगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ यहाँ पे अच्छी तस्वीरें देखने को मिल रही है। बाकायदा यहाँ पे सैनिटाइजर की लगाए गए हैं, लोग अपने पैर से यहाँ पे सैनिटाइजर को दबाएंगे ताकि वो इसको कोई टच न कर सके। वहीं दूसरी तरफ आप कोई भी अंदर आएगा तो सबसे पहले ये जो टेम्परेचर चेकिंग है उससे उसकी चेकिंग होगी। चेकिंग करने के बाद उससे अंदर मार्केट में अंदर जाने दिया जाएगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हार्ट बीट की भी मशीन लगी हुई है। हार्ट बीट यहाँ पे आपने लोग उंगली इसमें डालेंगे, उसमें हार्ट बीट चेक करेंगे। अगर किसी की हार्ट बीट ज्यादा होती है तो अंदर नहीं देंगे। अगर मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से फॉलो की जा रही है। ठीक है, देखिए ये अभी सुबह का वक्त है क्योंकि विवेक, इसलिए अभी कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग ज्यादा पहुंचेंगे और प्रबंध ये करना होगा कि उस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो कराया जा सके। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवाती तूफान अम्फन कल सुंदरबन के तट से टकरा सकता है, जिसके लिए ओडिशा और बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ और प्रशासन ने बंगाल और ओडिशा के समुद्री तट से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया है। दो तस्वीरें, हालांकि इसके लिए सारे प्रबंध कर दिए गए हैं और अमित शाह ने ममता बनर्जी से भी बात की फोन पर और ये कहा कि किसी भी तरीके की जरूरत अगर पड़ती है तो केंद्र पूरी तरीके से तैयार है। और ये दो तस्वीरें यानी इस स्थिति से निपटने के लिए, इस तूफान से निपटने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तटीय इलाके में जो लोग रहते हैं उनको वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। चक्रवाती तूफान का मुकाबला करने के लिए उड़ीसा सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर ली है, मगर तूफान जितना जितना नजदीक आ रहा है तट को तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा दिखने के लिए मिल रहा है। अभी ये बताया जा रहा है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये तूफान लगभग 600 किलोमीटर दूरी पे है उड़ीसा के तट से, मगर इसका इम्पैक्ट अभी से शुरू हो गया है। कटक में ये नज़ारा आप कटक का देख सकते हैं, जो कि निचले इलाके हैं। ये निचले इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट प्रोसेस अभी कुछ देर बाद शुरू होगा और सिर्फ कटक शहर में लगभग 9,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम जिले की बात की जाए तो जिले में लगभग 11,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। अगर पूरा स्टेट की बात की जाए तो 11 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। समय जितना आगे जा रहा है विंड स्पीड उड़ीसा में उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है और बारिश का जो है ये बारिश की जो बौछारें हैं वो भी ज़्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साइक्लोन अम्फन को लेके बालेश्वर प्रशासन की तरफ से ज्यादातर तैयारी किया गया है। जैसे बोल जा रहा है कि बालेश्वर से हिट तो नहीं करेगा साइक्लोन, लेकिन बालेश्वर से क्रॉस करने के टाइम पे यहाँ से 120 से 125 तक जो हवा है वो हो सकता है और कभी कभी गेस्टिंग जो है 135 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। तो इसको लेकर बालेश्वर प्रशासन की तरफ से तैयारी किया गया है जो कैसे मुकाबला किया जाए। ज्यादातर जो सी के पास रहते हैं लोगों को जो इवैक्यूएशन किया जा रहा है और सब लोगों को जो शेल्टर हाउस है वहां पर रखा जा रहा है। और आप अभी देखेंगे जिला प्रशासन कार्यालय से तो 24/7 जो इमरजेंसी ऑफिस है वो चल रहा है कि पूरा कंट्रोल हो रहा है पूरा जिले में कितना लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। जो हमारे पास सूचना है 1 लाख कम से कम 1 लाख लोगों जो है 5 ब्लॉक में, उस 5 ब्लॉक से 1 लाख लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा जहां पर जो उनको सेफ्टी जगह में लाया जाएगा। इसलिए 140 जो शेल्टर हाउस है 140 शेल्टर हाउस से 50 शेल्टर हाउस अभी क्वारंटाइन सेंटर हो गया है। वहीं इन सबके बीच गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की है और चक्रवाती तूफान पर हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। चक्रवाती तूफान अम्फन के कल पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के समुद्री तट से टकराने की आशंका है। अमित शाह ने साथ ही ममता बनर्जी को कहा कि एनडीआरएफ की 15 से ज्यादा टीमें बंगाल पहुंच चुकी हैं और केंद्र सरकार हर आपात स्थिति में मदद के लिए तैयार है। कांग्रेस की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की पेशकश किए जाने के बाद यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव को एक चिट्ठी लिखी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई जिसमें कहा गया कि अगर कांग्रेस बसें लखनऊ भेजने में असमर्थ है तो 500 बसें गौतम बुद्ध नगर और 500 बसें गाजियाबाद के डीएम के पास भेज दें। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि डीएम इन बसों को प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगी। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी बसें लखनऊ भेजने से इनकार कर दिया था।
अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको किस तरीके से समझे? फिलहाल स्थिति कहाँ फंसी हुई है और वो मजदूर जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बस मिल सकती है जल्द से जल्द, उसकी संभावना कहाँ नजर आ रही? देखिए, बिल्कुल अब इस पूरे मसले को लेकर एक तरीके से कहा जाए तो सियासत हो रही। हालांकि अपर मुख्य गृह की तरफ से चिट्ठी लिखी गई निजी सचिव प्रियंका गांधी को कि 500 बसें वो नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर पर उपलब्ध कराएं और उनके उससे मजदूरों को ले जाया जाएगा और जिलाधिकारी को भी निर्देशित कर दिया गया। लेकिन अभी तक इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। कल से ही जो पत्रवार हो रहा है, चिट्ठियां लिखी जा रही है और अब सरकार ने कहा कि ये जो गाड़ियां आई है उसमें भी अलग से एक लिस्ट आ गया कि उसमें कई सारी गाड़ियों के जो नंबर है वो ऑटो रिक्शे के हैं, दूसरे वाहनों के नंबर है, बसें नहीं है। तो इसमें काम कम और सियासत ज्यादा दिख रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार ने फाइनली अब ये कहा है प्रियंका गांधी की निजी सचिव से कि वो बसें भेजे और जिलाधिकारी गाजियाबाद को निर्देशित कर दिया गया गृह विभाग की तरफ से उन बसों को लेकर मजदूरों को पहुंचाएं। अब ये देखना होगा कि कब पहुंचते हैं, क्या इसके पीछे फिर पत्र शुरू होता है, लेकिन मजदूरों का क्या होगा इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। लेकिन अजीत, जो कांग्रेस ने इनकार किया था भेजने से बसों को लखनऊ तक, उसके बारे में क्या जानकारी है, वो क्यों? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था कि हम जहां जरूरत होगी वहां भेजेंगे, हम लखनऊ भेजेंगे। सरकार ये चाह रही थी कि जो उनकी बसें हैं, उनके ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, उनकी जो गाड़ियों का फिटनेस है वो चेक कर लिया जाए। तो उसको लेकर उनका इनकार हो गया था, लेकिन अभी उस पर कोई बात नहीं बन पाई है। फिलहाल गृह विभाग की तरफ से एक नया पत्र भेजा गया है कि जो नंबर वगैरह मांगे जा रहे थे, अजीत कौन मांग रहा था ये? देखिए, बिल्कुल ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि जो बसें हैं उनकी सूची गृह विभाग की तरफ से चिट्ठी भेजी गई थी कि भेजा जाए और बसों को भी लखनऊ भेजा जाए, उनकी सूची पूरी उपलब्ध कराई जाए। लेकिन वो बात नहीं बनी। लेकिन आज नया पत्र जारी किया गया गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर ही वहां बसें जो है वो दी जाए, साहिबाबाद बस अड्डे पर और गाजियाबाद के दूसरे बस अड्डे पर। तो आप देखिए कितनी देर में बसें पहुंचती हैं या फिर इसके बाद इस पर अभी सियासत जो चल रही है वो चलती रहे। अजीत, क्या मोटरसाइकिल वगैरह भी चलने की बात सामने आ रही थी क्या? देखिए, बिल्कुल ये जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि कई सारे उसमें नंबर जो है वो मोटरसाइकिल के या फिर जो ऑटो रिक्शा होता है उसके नंबर है, उसके कई सारे नंबर सरकार की तरफ से जारी किए गए। तो अब ये इसको लेकर पूरी तरह से अब ये पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। उधर लखनऊ के लॉकडाउन के बीच हरियाणा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां हिसार के उकलाना के सिग्नल के पास लॉकडाउन तोड़ने से रोकने पर चौकी इंचार्ज की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस सिलसिले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक की तलाश जारी है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए आरपीएफ चौकी इंचार्ज एएसआई मनीष कुमार शर्मा को गोली मार दी गई। इलाज के दौरान हुई मनीष कुमार शर्मा की मौत हो गई। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 134 लोगों की मौत भी हुई है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है और कोरोना मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 35,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु गुजरात को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गया, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 11,760 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 11,745 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश ऐसे हैं जो कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ देशों के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज़ 15,08,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं रूस दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 2,90,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्राज़ील इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,55,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,47,000 से भी ज़्यादा है और 5वें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,31,000 के पार है।
उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर इस बीच मिल रही है। आपको बता दें सुबह से ही दरअसल ये मुठभेड़ चल रही थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल को 2 आतंकियों की जानकारी मिली, जिसके बाद पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया गया है। हिज़्ब का इसमें टॉप कमांडर भी बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि एक आतंकी जो है वो मारा गया है, उसके मारे जाने की खबर है। फिलहाल ये मुठभेड़ अभी चल रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को आतंकियों के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया।